गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दल प्रणाली लोकतंत्र का प्राण होती है और लोकतंत्र में सभी कुछ दलीय आधार पर होता है, यानी चुनाव दलीय आधार पर लड़े जाते हैं, सरकारें दलीय आधार पर बनाई जाती हैं और जो प्रतिपक्ष है वो भी दलीय आधार पर होता है। राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का संगठित समूह है जो सार्वजनिक समस्याओं पर समान विचार रखते हैं तथा जो मूलभूत सिद्धांतों पर सहमत होते हैं। जैसे बर्क कहते हैं, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किन्हीं ऐसे सिद्धांतों के आधार पर जिन पर वे एकमत हों और अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता से बंधे होते हैं। दल प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों ही होते हैं। बहुमत प्राप्त दल सरकार का निर्माण करता है और जिस दल को बहुमत नहीं मिल पाता वह विपक्ष की भूमिका निभाकर सरकार पर नियंत्रण लगाने का काम करता है। ये दल स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। जैसे कि जेनिंग्स कहते हैं, जब तक राजनीतिक दल विद्यमान हैं अधिनायक तंत्र हो ही नहीं सकता। दल सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। भारत एक विशाल लोकतंत्रात्मक राज्य है और यहाँ दलीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह कहा जा सकता है कि जो दल प्रणाली है वह दल प्रणाली भारतीय लोकतंत्र को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में सहायक है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर 2 से अधिक राजनीतिक दल हैं। 1977 तक केवल मात्र एक राजनीतिक दल कांग्रेस का ही वर्चस्व भारत में रहा है और उसके बाद फिर जनता पार्टी के हाथ में शासन सत्ता आई। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में शासन सत्ता है, यानी जो एकदलीय प्रधान वाली व्यवस्था है वो अब खत्म हुआ है। भारतीय दलीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है बहुदलीय पद्धति। भारत में बहुदलीय पद्धति है। यहाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं और बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण कभी कभी यहाँ पर खंडित जन आदेश भी दिखाई देता है, यानी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है और त्रिशंकु सरकार का निर्माण या मिली जुली सरकार का निर्माण होता है। सेकंड है एकदलीय प्रधान राजनीतिक व्यवस्था। जैसे अभी आपको बताया कि 1977 तक एक दलीय प्रधान राजनीतिक व्यवस्था रही, यानी कि केवल एक ही दल प्रमुख रहा और वो था कांग्रेस। कांग्रेस के हाथ में शासन सत्ता रही और कांग्रेस के द्वारा लंबे समय तक एकमात्र दल के रूप में वो शासन पर छाई रही। नेक्स्ट है संगठित विपक्ष का अभाव। भारत में संगठित विपक्ष का भी अभाव रहा है और हम ये देखते हैं कि हमारा जो विपक्ष है वह टूटा फूटा और बिखरा हुआ है, यानी कि सत्ता में जो दल है उसके पास जब स्पष्ट बहुमत आ जाता है तो प्रतिपक्ष में हमें एक संगठित विपक्ष का अभाव भारत में दिखाई देता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों में विभाजन, विघटन और अस्थायित्व की प्रवृत्ति। हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल हैं उनमें विभाजन, विघटन और अस्थिरता देखी जाती है। जैसे कि 69 में कांग्रेस विभाजित हुई, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में। फिर कांग्रेस 78 में विभाजित हुई थी, कांग्रेस और कांग्रेस आई। जनता पार्टी का भी विभाजन हुआ था 1977 के बाद, सत्ता में जरूर आई लेकिन बाद में वह विभाजित हो गई। 1990 में जनता दल विभाजित हुआ, जनता दल और समाजवादी जनता दल, यानी कि राजनीतिक दल जन्म लेता है और उसमें टूटन, विभाजन, विघटन की स्थिति दिखाई देती है। नेक्स्ट है सांप्रदायिक एवं क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व। भारत में सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व है, जैसे कि मुस्लिम लीग, डीएमके, अकाली दल। मुस्लिम लीग को हम सांप्रदायिक मान सकते हैं और डीएमके, अकाली दल ये क्षेत्रीय दल हैं। ये दल संकीर्णता फैलाते हैं
और क्षेत्रवाद की भावना को पनपाते हैं। जैसे पंजाब, अकाली दल पंजाब में है तो वह केवल पंजाब की भलाई के लिए सोचता है। डीएमके साउथ के राज्य में है तो वो भी केवल अपने हित की दृष्टि से सोचता है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति और दल व्यवस्था अनैतिक और संकट का शिकार। भारतीय राजनीति और दल व्यवस्था अनैतिक भी हो जाती है कभी कभी और संकट का शिकार है। सत्ता पर पूर्ण अधिकार जमाने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है, लेकिन कई बार ये राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए गलत हथकंडे अपनाते हैं। दल बदल की प्रवृत्ति। हालांकि 52वें संविधान संशोधन के बाद दल बदल की प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जब चुनाव होते हैं और अगर किसी एक दल से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया तो वे अपना दल बदल कर दूसरे दल में शामिल होकर टिकट भी प्राप्त करते हैं और जीतते भी हैं। यानी राजनीति जो है वह मूल्य रहित राजनीति दल बदल की प्रवृत्ति के कारण बनती जा रही है। आंतरिक गुटबंदी। लगभग सभी राजनीतिक दलों में आंतरिक गुटबंदी दिखाई देती है, अर्थात पारस्परिक मतभेद, वैमनस्य की भावना काफ़ी हद तक है। इसमें हम देखते हैं कि सत्ता में निरंतर वैमनस्य की स्थिति दिखाई देती है। यानी जैसे कांग्रेस है उसमें आंतरिक गुटबंदी, ये इस गुट का व्यक्ति है, ये इस अमुक नेता के गुट का व्यक्ति है, ये अमुक नेता के गुट का व्यक्ति है। इस तरह की गुटबंदी हमें हर राजनीतिक दलों में दिखाई देती है। नेक्स्ट है निर्दलीय अथवा स्वतंत्र सदस्यों का अस्तित्व। जब किसी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तब तो निर्दलीय अथवा स्वतंत्र सदस्यों का महत्व नहीं होता है, लेकिन जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है तो ये निर्दलीय अथवा स्वतंत्र सदस्य सौदेबाजी की राजनीति को अपनाते हैं, सौदेबाजी करते हैं और जहां इन्हें फ़ायदा मिलता है, या तो पैसे का फ़ायदा या किसी पद का फ़ायदा, ये उस पार्टी को अपना बहुमत दे देते हैं या अपना समर्थन दे देते हैं। तो ये निर्दलीय और स्वतंत्र सदस्य भी हमारी दलीय व्यवस्था पर हावी हैं। सीमित सदस्य संख्या। भारत में राजनीतिक दलों की सदस्य संख्या कम है, यानी हम वोट तो देते हैं लेकिन हम किसी दल से जुड़े हों यह आवश्यक नहीं है और इसीलिए यहाँ जो दल की सदस्यता है वह कम है। नेक्स्ट है आदर्शों और मूल्यों में समानता। भारत के में ज़्यादातर राजनीतिक दलों के जो आदर्श हैं, राजनीतिक दलों के जो मूल्य हैं वो एक हैं, उनमें हमें असमानता दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है दल प्रणाली के विकास में सरकार की भूमिका। नौकरशाही की बहुत अधिक भूमिका है और हम देखते हैं कि इससे सत्तारूढ़ दल को बहुत अधिक फायदा होता है। विरोध की आंदोलनकारी शैली। भारत के राजनीतिक दलों की यह विशेषता है कि भारत के राजनीतिक दल किसी भी विधेयक का विरोध करते हैं, किसी भी बात का विरोध करते हैं तो उनके द्वारा आंदोलन को अपनाया जाता है, जैसे प्रदर्शन, हड़ताल, घेराव, धरना आदि। जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं कि किसान बिल का विरोध किसान कर रहे हैं और एक आंदोलनकारी शैली उनके द्वारा अपनाई गई है। नेक्स्ट है सभी राजनीतिक दलों की राजनीतिक अभिजन की कथनी और करनी में अंतर। जो दल हैं, और ये बात किसी एक दल पर लागू नहीं होती, सभी राजनीतिक दलों पर यह विशेषता लागू होती है कि राजनीतिक दल के सदस्य कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए वोट मांगते हैं तो कुछ कहते हैं और जब सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो वे और कोई बात कहने लगते हैं। नेक्स्ट है वंशानुगत नेतृत्व की प्रगति। यहाँ वंशानुगत स्थिति बहुत अधिक देखी जाती है। जैसे कांग्रेस को तो हम मानते ही हैं कि कांग्रेस में वंशवाद है, लेकिन कांग्रेस के अलावा और राजनीतिक दलों में भी हम वंशवाद की स्थिति देखते हैं। जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव और अब उनके बेटे इस वंशानुगत बिल को बढ़ा रहे हैं। यानी वंशानुगत नेतृत्व को भारत में मान्यता राजनीतिक दलों के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों और राजनीतिक जीवन में आपराधिक तत्वों और गतिविधियों की निरंतरता। हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल हैं
उनमें आपराधिक गतिविधियों में जो लोग शामिल होते हैं वे राजनीतिक दलों के सदस्य बन जाते हैं। और इसीलिए हम, हालांकि कानून के माध्यम से कोशिश की गई है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें टिकट न दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वे हम भारतीय राजनीति में हिस्सेदार बने हुए हैं। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं हमारी दलीय व्यवस्था की हम देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। 1953 में भारत की दलीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए पंडित नेहरू ने ये कहा था कि कांग्रेस के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दलों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके अपने सिद्धांत हैं, फिर साम्यवादी दल, उसके सहयोगी संगठन, फिर अलग अलग नामकरणों को लिए उनके अनेक सांप्रदायिक दल हैं जो संकीर्ण सांप्रदायिक विचारधारा का अनुसरण करते हैं, और फिर अनेक स्थानीय समूह हैं जिनकी अपील प्रांत या उससे भी कम क्षेत्र तक सीमित है। नेहरू द्वारा उस समय किया गया जो वर्गीकरण है वह हमें उचित ही प्रतीत होता है। 1984 के अंत तक राजनीतिक दल चुनाव चिन्ह आवंटित करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था के अंग नहीं थे। और प्रमुख रूप से हम यह मानते हैं कि धीरे धीरे दल वैधानिक व्यवस्था के अंग बन गए हैं। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग में पंजीयन आवश्यक है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को 3 भागों में बांटा है: राष्ट्रीय दल या अखिल भारतीय दल, राज्य स्तरीय दल या अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल। राष्ट्रीय दल चुनाव आयोग ने 14 मई 2005 को परिवर्तन कर यह निर्धारित किया कि किसी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता तभी प्राप्त होगी जब वह निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। पहली शर्त क्या है? गत लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में संबंधित दल के उम्मीदवार 4 या अधिक राज्यों में से प्रत्येक में प्रयुक्त वैध मतों का कम से कम 6% मत हासिल करें। यानी कि अगर 6% मत 4 राज्यों में वो हासिल करते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है, तथा उनमें से किसी एक राज्य या राज्यों में उसके कम से कम 4 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित हों। दूसरी शर्त यह है कि गत आम चुनाव में वह दल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2% स्थान प्राप्त कर ले, बशर्ते ये लोकसभा के स्थान कम से कम 3 राज्यों में उसने प्राप्त किए हों। तीसरा है, यदि दल को कम से कम 4 राज्यों में राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त हो। तो इस तरह से अगर इस स्थिति को स्वीकार करता है कोई दल तो वह राष्ट्रीय दल है। भारत में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी दल, बीएसपी, भारतीय साम्यवादी दल, इन दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। दूसरे हैं राज्य स्तरीय दल, और इन्हें हम क्षेत्रीय दल भी कह सकते हैं। राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल वह तभी होगा जब वह दल निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता है। पहला है, राजनीतिक दल विधानसभा के गत आम चुनाव में राज्य विशेष में कुल प्रयुक्त वैध मतों का कम से कम 6% स्थान प्राप्त कर ले, तथा उस राज्य व्यवस्थापिका में कम से कम वह 2 स्थान प्राप्त कर ले, तो उसे क्षेत्रीय दल की श्रेणी में रखा जाएगा। उस राजनीतिक दल के उम्मीदवार संबंधित राज्य में लोकसभा के गत आम चुनाव में प्रयुक्त वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त कर लें तो भी, और कम से कम 1 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित हो तो उसे क्षेत्रीय दल माना जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि वह राजनीतिक दल विधानसभा के गत चुनाव में विधानसभा के कम से कम 3% मत या कम से कम 3 स्थान, इन दोनों में से जो भी हो, अगर जो भी अधिक हो उसे अगर प्राप्त कर ले तो वह क्षेत्रीय दल होगा। इस तरह से क्षेत्रीय दलों की कुछ शर्तें लगाई गई हैं। भारत में विगत वर्षों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ी है। क्षेत्रीय दलों की शक्ति में भी वृद्धि हुई है। अकाली दल, डीएमके, एडीएमके, ये सब क्षेत्रीय दलों में आते हैं। ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये राष्ट्रीय एकता को समाप्त कर देते हैं, केंद्रीय सत्ता में भागीदारी के लिए समझौता करते हैं, केवल क्षेत्रीय हितों की पूर्ति करते हैं और राष्ट्रीय हितों को ये
एक तरह से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। भारत में क्षेत्रीय दलों की शक्ति में वृद्धि क्यों हुई है? इसलिए हुई है, उसके कुछ कारण हैं। पहला है कांग्रेस के प्रभाव और शक्ति में कमी तथा अन्य राष्ट्रीय दलों की असफलताएं, यानी कांग्रेस के प्रभाव और शक्ति में कमी आई है और जो अन्य राष्ट्रीय दल हैं वो असफल हुए हैं, इसलिए क्षेत्रीय दलों की संख्या बढ़ी है। दूसरा है कुछ प्रमुख राज्य स्तरीय नेता तथा उनके व्यक्तित्व का प्रभाव, जैसे मुलायम सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी के ठाकरे हैं, शिवसेना के, तृणमूल कांग्रेस की हैं ममता बनर्जी, ये जो राज्य स्तरीय नेता हैं उनके व्यक्तित्व के कारण भी क्षेत्रीय दल बड़े हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दलों के विशेष तथा कांग्रेस का मनमाना व्यवहार और क्षेत्रीय आकांक्षाएं। कांग्रेस भारतीय राजनीति पर हावी रही और कुछ लोग कांग्रेस से विखंडित होकर उन्होंने अपना क्षेत्रीय दल बना लिया। इसके अलावा वो उनकी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, जैसे डीएमके को लगता है कि केंद्र हम पर हिंदी लाद देगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया है। नेक्स्ट है अवसरवादी राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक मुद्दों का अभाव। अवसरवादी राजनीति बहुत अधिक है, मौका परस्ती भारत में बहुत अधिक है और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का अभाव है। तो ऐसे समय में स्थानीय मुद्दे जब किसी राज्य में हावी हो जाते हैं तो वहाँ क्षेत्रीय दल प्रमुख रूप से हावी होने लगता है। तीसरे हैं अमान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल, यानी जो अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते लेकिन अपने आप को चुनाव आयोग के अंतर्गत पंजीकृत कर लेते हैं। इस तरह से भारत में ये दलीय व्यवस्था है। आवश्यकता है भारत की दलीय व्यवस्था को मजबूत करने की। हालांकि अब परिवर्तन आया है कि केंद्र में केवल एक ही दल की सरकार नहीं, अब दूसरे दल की सरकार भी बनने लगी है, तो एक दल का जो वर्चस्व है वह कम हुआ है। और लेकिन अभी भी आवश्यकता है भारत में संगठित प्रतिपक्ष की, जो कि भारत की लोकतंत्र की रक्षा करने में सक्षम साबित हो सके। धन्यवाद।